उठाया धनुष उस प्रतापी ने, जब बीते दिनों को याद किया। चीख ना पाया गौरी जब तीर गले के पार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक महान पराक्रमी, क्षमाशील व निर्भीक योद्धा थे। इनका जन्म काफी मन्नतों के बाद पिता सोमेश्वर व माता कर्पूरी देवी के घर सन 1149 को गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे। वे इतने बलवान थे कि कहा जाता है 14 वर्ष की आयु में एक बार उनका सामना एक शेर से हो गया था। उन्होंने अपने हाथों से ही शेर का जबड़ा फाड़कर उसे मार दिया था। पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के ही थे जब उनके पिता सोमेश्वर जी की मौत हो गई थी। पृथ्वीराज को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया गया। वे अपने पिता के सिंहासन के अलावा अपने नाना के सिंहासन के भी उत्तराधिकारी थे। तो आइए जानते हैं इस महान योद्धा के बारे में जिनकी बातें आज तक हमसे छिपाई गई है। पृथ्वीराज बेहद आकर्षक कदकाठी के थे। उनकी लंबाई 7 फुट 4 इंच थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त कर ली थी। उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में भी महारत हासिल थी। ऐसा कहा जाता है कि यह कला पृथ्वीराज के अलावा केवल भगवान राम के पिताजी दशरथ के ही पास थी। पृथ्वीराज को शस्त्रों के अलावा शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान था। उन्हें लगभग 6 भाषाएं व 10 बोलियों का भी ज्ञान था। बहुत ही कम समय में पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण कर दिया था। उनके साम्राज्य में लगभग 3 लाख सैनिक, असंख्य घोड़े व 3000 हाथी थे। उनका साम्राज्य उत्तर और पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से पूरे भारत में फैले हुए थे। कहते हैं कि पन्ना रे ने पृथ्वीराज को संयोगिता की और संयोगिता को पृथ्वीराज की पेंटिंग दिखाई थी, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। परंतु इसके विपरीत कन्नौज के शासक संयोगिता के पिता जयचंद पहले से ही पृथ्वीराज से घृणा करते थे। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर में सबको बुलाया गया परंतु पृथ्वीराज को नहीं। संयोगिता ने पृथ्वीराज को पत्र लिखा कि वे आएं और उन्हें लेकर चले जाएं। पृथ्वीराज स्वयंवर के दिन कन्नौज आए और भरी सभा से संयोगिता को उठाकर ले गए और दिल्ली जाकर विधि विधान पूर्वक संयोगिता से शादी कर ली। इसी बीच जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। इधर संयोगिता और पृथ्वीराज अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। मोहम्मद गौरी एक अफगान शासक था। वो भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वो भारत में मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहता था। वो भारत की संपत्ति लूटना चाहता था। वो एक निर्दयी और क्रूर शासक भी था। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए और लूटपाट मचाई। उसने अफगान से लाहौर, सियालकोट व पंजाब में अपना शासन स्थापित कर लिया, परंतु उसकी नजर अब दिल्ली पर थी। दिल्ली पर पृथ्वीराज का शासन था, जो मोहम्मद गौरी के लिए रास्ते का रोड़ा था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गौरी पर हमला कर दिया। ये युद्ध तराइन में लड़ा गया। युद्ध में मोहम्मद गौरी पूरी तरह से घायल हो गया और पीठ दिखाकर वहां से भाग गया। ऐसे पृथ्वीराज और गौरी के बीच 16 बार युद्ध हुए। हर युद्ध में गौरी उनसे हार जाता और क्षमा की भीख मांग लेता, और हर बार क्षत्रिय होने के नाते पृथ्वीराज उसे माफ करके जिंदा छोड़ देते थे, जो इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। फिर हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। उसने अपनी सेना भी गौरी के साथ शामिल कर ली और अन्य राजाओं को भी पृथ्वीराज के खिलाफ भड़का दिया। 1192 में हुए इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। उन्हें और बचपन के मित्र कवि चंद्रबदई, जिन्हें पृथ्वीराज अपना भाई मानते थे, दोनों को ही बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी उनको अफगानिस्तान ले गया। उनको कई प्रकार की पीड़ाएं दी गई।
कई महीनों तक भूखा रखा गया था, फिर भी सम्राट की मृत्यु न हुई। उन्हें नजरें झुकाकर कहने को कहा गया। उन्होंने कहा, क्षत्रिय हूँ, तुम्हारे जैसे लुटेरों के आगे नहीं झुकेंगे। मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें गर्म सलाखों से फोड़ डाली और साथ ही जयचंद को भी ये कहकर मार दिया, जो अपने देश का न हुआ वो मेरा क्या होगा। एक दिन चंद्रबदई ने बड़ी ही चालाकी से पृथ्वीराज की जो शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी वो मोहम्मद गौरी को बताई। उसने बताया कि पृथ्वीराज आवाज सुनकर सटीक निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी ये कला देखने को आतुर हो गया। गौरी सिंहासन पर बैठ गया और पृथ्वीराज को कला दिखाने के लिए कहा गया। चंद्रबदई ने पृथ्वीराज को एक गणितज्ञ संकेत दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब गौरी 4 बांस 24 गज और 8 उंगल की ऊंचाई पर बैठा है, ऐसा मेरा परिमाण है, उसे मारने में चूक मत करो महाराज। इतना सुनते ही पृथ्वीराज ने तीर से गौरी को मार गिराया। इसके बाद चंद्रबदई ने पृथ्वीराज को मार दिया और फिर खुद को मौत के गले लगा लिया, क्योंकि वो शत्रुओं के हाथों से नहीं मरना चाहते थे। उनकी मौत की ये कहानी चंद्रबदई की वीर रस के वृहद महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में वर्णित है, जिसे चंद्रबदई की मौत के बाद उनके पुत्र ने लिखा था। कुछ इतिहासकारों में आपसी मतभेद होने के कारण ऐसा माना जाता है कि गौरी की मौत अफगानिस्तान वापस जाते समय झेलम नदी के किनारे खोखर जाटों ने कर दी थी। मोहम्मद गौरी की मौत आज भी एक पहेली है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि भारत के इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई। उनमें काफी गलत तरीके से बदलाव किए गए हैं, जिनसे आज भी हम अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद रानी संयोगिता ने महल में सैकड़ों महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। जौहर पुराने समय में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्युपरंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीर गति प्राप्त करने निकल जाते थे तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थी, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। दोस्तों, पृथ्वीराज के पार्थिव शरीर को मोहम्मद गौरी के मकबरे के सामने दफनाया गया था। जब भी कोई गौरी के मकबरे में जाता तो पृथ्वीराज को जहां दफनाया गया था वहां जूते उतार कर जाता था। फिर 2006 के आसपास शेर सिंह राणा फेक वीजा बनाकर अफगानिस्तान पहुंचे और वहां से पृथ्वीराज की अस्थियां निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए, जिसको उन्होंने वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था। ये वही शेर सिंह राणा है जिसने डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की ये अनसुनी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।